हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। दिस इज रक्षा रघुवंशी और इंडियन आर्मी का एक इनिशिएटिव है लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट, अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस। इसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पार्टनर है इंडियन आर्मी के साथ इस प्रोजेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है हमेशा की तरह, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी क्या होती है ये, और मिनी रत्न कंपनी। ठीक है, इनके लिए, इनके स्टेटस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको पता है तो। प्लस आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है महारत्न कंपनी इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, अब बात करते हैं इस न्यूज़ की। ये मैंने PIB की क्लिप ली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स, अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस। ठीक है, ये इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है जिसमें इनकी पार्टनर रहेगी HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और इसमें एक NGO भी वर्क करेगा, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होगी ये NGO, NIEDO, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये 26 अप्रैल की न्यूज़ है। ओके, ये देखिए, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स। तो कहाँ पर है ये? लद्दाख में है, लेह लद्दाख में। ठीक है, अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड वेलनेस। ओके, इसका एम क्या है? एम है टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। किनको बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है? लद्दाख के जो स्टूडेंट्स हैं उनको। ठीक है, क्लियर है। जो अंडर डेवलप्ड हैं, देखिए लद्दाख में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं है, तो अब वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, उनकी एजुकेशन को बेहतर बनाना है जिससे कि वो कुछ वर्क कर सकें। ठीक है, वहाँ के लिए भी प्लस पूरे इंडिया के लिए भी तो कुछ आउटपुट निकले, इसीलिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इंडियन आर्मी ने। और आगे भी आपको जानने को मिलेगा काफ़ी कुछ इसमें। इंडियन आर्मी हैज़ साइन MOU। इंडियन आर्मी ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम साइन किया है। इसमें पार्टनर कौन कौन है? HPCL और NIEDO। HPCL इसके पार्टनर है। देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसके पार्टनर रहेंगे, मतलब इसमें फंड प्रोवाइड करेगी ये। और नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये NGO है, कानपुर बेस्ड NGO, ये इसमें रहेगा एक। और एक क्या है आपका? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन आर्मी। और इनमें से किसका क्या वर्क है वो देख लेते हैं। यहाँ पे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है ना, उसमें क्या है, बेसिकली स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो इसके जो फर्स्ट बैच है उसमें 45 स्टूडेंट्स होंगे, जिसमें 20 गर्ल्स होंगी। ठीक है, ये कहाँ पे होंगे? लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट से ये स्टूडेंट्स चुने जाएंगे। ठीक है, लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट से। ओके, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी IIT JEE और नीट मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या किया जाएगा? IIT और नीट की एंट्रेंस एग्जाम की ट्रेनिंग दी जाएगी इन स्टूडेंट्स को। इसके फर्स्ट बैच में 45 स्टूडेंट्स होंगे। ओके, अब ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको वहीं पर इसी सेंटर में रखा जाएगा। फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम है ये। ठीक है, फुल टाइम वहीं पर रहेंगे। ओके, जैसे हॉस्टल पर रहते हैं तो फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। इनको मेंटर किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। इनको कितने टाइम के लिए रखा जाएगा? 12 मंथ के लिए। जैसे IIT JEE और नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन आप कोटा जाके करते हैं ना, सेम उसी तरह से 12 मंथ की यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। 12 मंथ के लिए इन स्टूडेंट्स को रखा जाएगा। 45 स्टूडेंट्स इसमें से चुने जाएंगे। ठीक है, ओके, जिनमें से 20 गर्ल्स होंगी। आर्मी वुड ओवरसी द ओवरऑल ऑपरेशंस टू इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स विथ फंडिंग सपोर्ट थ्रू हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे 3 चीज़ें बताई थी मैंने आपको। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो फंड देगा। ओके, फंडिंग सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? HPCL से। आर्मी क्या करेगी? इसको पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है ना, वो आर्मी इसको ओवरसी करेगी, देखेगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, लॉजिस्टिक्स देखेगी, तो ये आर्मी का वर्क है। और इसमें एक और कौन है? इस प्रोग्राम में एक और पार्टनर है, ये जो कानपुर बेस्ड NGO है ना वो।
इसका नाम क्या है? नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कानपुर बेस्ड और एनजीओ जो है, ठीक है, वो क्या करेगा? वो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि आर्मी ओवरसी करेगी, देखेगी ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा। ये जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, HPCL, वो उसको फंड प्रोवाइड करेगी। और इस काम को करेगा कौन? तो ये एनजीओ करेगा, ठीक है। ये एनजीओ क्या करने वाला है? तो एनजीओ ही मेंटर करेगा और गाइड करेगा उन किड्स को उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए, ठीक है, एट देयर फ्यूचर ग्रोथ स्टोरीज, एंड विल ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। इनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा जिससे कि अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकें, ठीक है। तो राइट फ्रॉम प्राइमरी करियर चूजन, पहले तो ये होना चाहिए कि करियर कैसे चूज़ करें। जब 12th के बाद बच्चे आते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता कि उनको क्या करना चाहिए। बस किसी ने बोल दिया कि मेडिकल कर लो तो मेडिकल कर लेते हैं, किसी ने बोल दिया कि तुम IIT कर लो तो वो IIT कर लेते हैं, किसी ने बोल दिया कॉमर्स ले लो यार तुमसे नहीं संभलेगा, तो वो कॉमर्स ले लेते हैं। तो बच्चों को कैसे राइट करियर चूज़ करना है, क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या उनको अपने में देखना चाहिए जिससे कि वो अच्छा करियर चूज़ करें, ठीक है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, क्रिटिकल लाइफ कॉम्पिटेंसीज, वहाँ की लाइफ इतनी इजी भी नहीं है, तो किस तरह से, जैसे वहाँ पे बहुत ठंड रहती है, तो अब अगर ये बच्चे, वहाँ पे रहने वाले बच्चे जिन्होंने वो चीज़ फेस की है, वहाँ की जो क्रिटिकल कंडीशंस है वो उन्होंने देखी है, वहाँ का वेदर देखा है, तो वो उन्हें पता है कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा एजुकेशनल सिस्टम नहीं है, वहाँ पे सिर्फ काम उन्हीं से चलता है जो टूरिस्ट आते हैं, उनसे पैसा कमाया जाता है और उसी से उनका काम चलता है। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर आगे बढ़ेंगे तो उस जगह के लिए भी अच्छा कर पाएंगे, प्लस इंडिया के लिए भी अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ डेवलप करना है, पर्सनल कंडीशनिंग, वेलनेस प्रोग्राम, ठीक है, और वोकेशनल ट्रेनिंग, पर्सनल डेवलपमेंट उनका हो, एंड टू एंड ग्रूमिंग करनी है, एंड दे विल बिकम प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स फॉर द नेशन। वो नेशन के लिए जब तक प्रोडक्टिव नहीं बन जाते हैं, हमारा फ़ायदा नहीं हो जाता उनसे, तब तक उनको ट्रेन करना है बेसिकली, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये ट्रेनिंग वगैरह ये जो एनजीओ है वो प्रोवाइड करेगा, मतलब कि ओवरऑल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जिससे कि वो इफेक्टिव हों उनके लिए भी प्लस नेशन के लिए भी। ओके, अब ये तो हो गया हमारे इस प्रोग्राम के बारे में, पूरा मैंने डिटेल में आपको बता दिया। ये प्रोग्राम क्या है? तो आपका एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये कैसे हुआ? तो आर्मी ने यहाँ के लोगों के साथ बात की, उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है। इन लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन अच्छा नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, आगे बच्चों को पता ही नहीं है उनको पढ़ना क्या है। तो इस तरह से आर्मी ने एक स्टेप लिया, उनसे बात करने के बाद कि यहाँ के बच्चों को पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ के लिए इस तरह का सेंटर होना चाहिए, तो उन्होंने ये सेंटर ओपन किया। ओके, तो अब इस सेंटर के बारे में आपने जान लिया कि क्या है, और इसका फ़ायदा भी ये है कि एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारे देश के लिए क्या फ़ायदा है, किस तरह से हमारे नेशन के लिए प्रोडक्टिव होंगे, प्लस जैसे जहाँ का कोई पर्सन होता है, जिस तरह की वो प्रॉब्लम्स फेस किया होता है ना, वो अच्छी तरह से बेहतर समझ पाता है कि वहाँ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। तो ये जिस तरह के वेदर, जिस तरह की कंडीशन में रह रहे हैं, जैसे आपको पता होगा सोनम वांगचुक के बारे में, ठीक है, जिस पे 3 इडियट मूवी बनी थी, तो वहाँ वो जो है वो वहाँ के लोगों के लिए वर्क करते हैं, वहीं रह के वहाँ के लोगों के लिए वर्क करते हैं। तो ऐसे वो एक पर्सन है, और भी बहुत सारे पर्सन होंगे तो कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जैसे सोनम वांगचुक है, और इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले आपके सामने एक न्यूज़ आई होगी कि सोनम वांगचुक ने एक वो जैसे आर्मी के लिए टेंट बनाया था, वो काफ़ी अच्छा टेंट था और काफ़ी कम पैसे में वो टेंट बना था। आर्मी इतनी कम टेम्परेचर में किस तरह से सरवाइव कर सके उस टेंट में, ठीक है। तो आर्मी को उस टेंट में ठंड नहीं लगेगी, तो एक टेंट बनाया था, ये कुछ टाइम पहले न्यूज़ काफ़ी आई थी। तो सेम उसी तरह की ये जो बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करके फिर साइंटिस्ट बन के इस तरह के वर्क कर सकते हैं, तो इसका फ़ायदा है आगे चल के। ओके, तो अब बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे हमारा ये जो प्रोग्राम है, इसमें पार्टनर कौन है? HPCL है। तो HPCL के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ना रैंडमली कहीं से भी नहीं आते हैं। आप बोलते हैं कि करंट अफेयर ही पूरा आ गया, तो करंट अफेयर से रिलेटेड जो डेटा होता है ना, उससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार नहीं, आजकल का जो ट्रेंड है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आपको ये सब भी पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो चीज़ें आ रही हैं वो भी आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो HPCL क्या है? तो देखिए, हिंदुस्तान की है पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इट वॉज फाउंडेड इन 1974 में इसकी स्थापना की गई थी।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। जो वनडे एग्जाम है ना, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये PSU है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा शेयर है और इसका मार्केट शेयर जो है इंडिया में वो है 25%, ठीक है। 100% में से 25% मार्केट शेयर है इंडिया में। किसी भी कंपनी के इस तरह से शेयर बेचती है कोई भी कंपनी अपने, जैसे कि 100% इसका टोटल शेयर है, उसमें से कुछ शेयर ये पूरे इंडिया में या इस तरह से शेयर जो है वो अपने बेचती है, तो कोई भी पर्सन इस शेयर को ले सकता है। जैसे मैं चाहूँ तो इस कंपनी का 2%, 4%, 6%, कितना भी, जैसे भी आप भी चाहें तो इस तरीके शेयर ये सेल करती है तो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मार्केट शेयर है वो 25% है। ओके, अब ये सब्सिडरी है ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC की। ONGC इसकी पेरेंट कंपनी है, इसका मतलब ONGC इसकी पेरेंट कंपनी है जिसका कितना शेयर है इसमें, तो 51.6% शेयर है। ये भी PSU है, ONGC, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ओके, तो ये ONGC जो है वो इसकी पेरेंट कंपनी है जिसमें इसके मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स इस कंपनी के हैं, ठीक है, HPCL के। ओके, अब the company is ranked 367th on the Fortune Global 500 list of the world's biggest corporation as 2016। 2016 में इसको फॉर्चून ग्लोबल जो फॉर्चून 500 लिस्ट है जिसमें वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज आती हैं, ठीक है, वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज जिनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा होता है, ग्रोइंग कंपनीज होती हैं, तो टॉप 500 कंपनीज आती हैं, उसमें इसकी रैंक थी 367 2016 में। ओके, ठीक है। अब उसके बाद बिकम अ महारत्न कंपनी ऑन 24 अक्टूबर 2019। 2019 में इसको महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया, ठीक है। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, महारत्न कंपनी कौन सी होती है, नवरत्न कंपनी कौन सी होती है और मिनी रत्न कंपनी के लिए क्या स्टेटस चाहिए? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, और इसके की पीपल कौन है? M.K. सुराना, ये इसके MD हैं, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप याद रख सकते हैं, M.K. सुराना, ठीक है। उसके बाद ये एक ऑयल और गैस कंपनी है, पेट्रोलियम कंपनी है, नाम से ही समझ आ रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो पेट्रोलियम निकालने का काम है। पेट्रोलियम में आपके गैस, ऑयल, ठीक है, गैसेस आती हैं, जैसे हमारी नेचुरल गैस है, ये सब गैस, ऑयल, ठीक है, ये सभी इसमें आते हैं। तो ऑयल एंड गैस कंपनी है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं महारत्न कंपनी क्या होती है। देखिए, महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी, ये 3 तरह की कंपनीज की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कंपनी को। तो इंडिया में महारत्न कंपनी के लिए कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन बात कर सकते हैं आप, किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का स्टेटस मिले उसके लिए उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो वो जो कंपनी है उसका एनुअल टर्नओवर लास्ट 3 ईयर्स का, ठीक है, ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर जो एनुअल टर्नओवर है उसका एवरेज आना चाहिए 25,000 करोड़। कितना? इसका एवरेज होना चाहिए 25,000 करोड़। मतलब कि एक साल में हो गया इनका 15, एक में हो गया 30, एक में हो गया 45, कितना भी हो उसका एवरेज एटलीस्ट 25,000 करोड़ होना चाहिए, एनुअल टर्नओवर का एवरेज, ठीक है। एवरेज एनुअल नेट वर्थ जो इनकी है ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर वो 15,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। कितना? 15,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये टैक्स दे देंगे गवर्नमेंट को, टैक्स देने के बाद इनका जो नेट प्रॉफिट हो रहा है ना, नेट प्रॉफिट वो कितना आना चाहिए? 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि इनका एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, 15,000 करोड़ से ज़्यादा इनकी नेट वर्थ होनी चाहिए और इनका प्रॉफिट जो है ना वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा आना चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। ओके, कंपनी शुड हैव अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस, ग्लोबल प्रेजेंस भी होनी चाहिए, अच्छी ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए इनकी, और इंटरनेशनल ऑपरेशंस। तो ये कंपनी क्या होगी? महारत्न कंपनी में आ जाएगी। तो नेट वर्थ 15,000 करोड़, ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़ लास्ट 3 ईयर्स का, एवरेज टर्नओवर कितना होना चाहिए? तो 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो वो कंपनी कैसी हो जाएगी? महारत्न कंपनी हो जाएगी। और उस कंपनी को नवरत्न कंपनी तो होना ही चाहिए। अगर महारत्न कंपनी बनेगी तो पहले नवरत्न कंपनी की क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए उसमें। ओके, सबसे ऊपर होती है महारत्न कंपनी। अब इंडिया में अभी 7 महारत्न कंपनी है। कौन कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, ठीक है। और उसके बाद आपकी है NTPC, इसके बाद है ऑयल नेचुरल एंड गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC,
और स्टील अथॉरिटी एंड इंडिया लिमिटेड। ये 7 हमारे यहाँ पे महारत्न कंपनी है, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। बाकी नवरत्न और मिनी रत्न के बारे में आपसे नहीं पूछेंगे, बट उनकी कंडीशंस एटलीस्ट आप देख लो। तो महारत्न कंपनी के लिए क्या होना चाहिए, उस कंपनी को मिनी रत्न कंपनी होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, नवरत्न के लिए मिनी रत्न कंपनी होना चाहिए, महारत्न के लिए नवरत्न होना चाहिए। और लास्ट 5 ईयर्स में, ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स इनको 3 एक्सीलेंट और वेरी गुड MOU साइन करनी चाहिए। मतलब या तो एक्सीलेंट मतलब कोई ऐसे MOU जो बहुत अच्छे हों, ठीक है, एक्सीलेंट हो, ऐसे MOU इनको साइन करने चाहिए। अब इनको ये जो 6 कैटेगरीज है ना, इन 6 कैटेगरीज में अगर मार्किंग करें तो वो 100 में से 60 और 60 से ऊपर आने चाहिए। मतलब पासिंग मार्क्स इनके कितने, 60, और 60 से ऊपर जो भी मार्क्स आएंगे इन 6 कैटेगरीज में, तो वो कंपनी नवरत्न कंपनी हो जाएगी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, मैन पावर कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज, ये इनका होना चाहिए मैक्सिमम 15, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस मार्जिन एज कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस प्रॉफिट एज टर्नओवर, ठीक है, जो टर्नओवर है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ठीक है। उसके बाद अर्निंग पर शेयर कितनी हो रही है इनकी, इंटर सेक्टरल कंपैरिजन बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, ठीक है। तो ये कितना है, तो इन सभी की अगर मार्किंग करें ना तो 100 में से 60 से ज़्यादा आना चाहिए, नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ, ठीक है। ये अब अभी कितनी नवरत्न कंपनी है, तो ये आपको याद रखना है, 17 नवरत्न कंपनी है। ये आपको याद नहीं रखना, बस आप समझ लीजिए क्या होता है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो मतलब ग्रोइंग कंपनी होनी चाहिए, एक तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं मिनी रत्न कंपनी के लिए। तो मिनी रत्न कंपनी शुड हैव शोन प्रॉफिट इन लास्ट 3 ईयर्स एंड हैव पॉजिटिव नेटवर्थ। कोई भी कंपनी मिनी रत्न कंपनी अगर बननी है उसको, तो उसको क्या चीज़ करनी है, तो लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट शो होना चाहिए उसका। मतलब ऐसा नहीं कि पहले साल तो प्रॉफिट हुआ बाकी फिर नहीं हुआ। तो ग्रोइंग कंपनी, पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए, एक बार पॉजिटिव दूसरी बार नेगेटिव, ऐसा नहीं। तो प्रॉफिट होना चाहिए उनका लास्ट 3 ईयर्स में और पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए, नेटवर्थ पॉजिटिव में होनी चाहिए इनकी, ठीक है। प्रेजेंटली 71 मिनी रत्न कंपनी है इंडिया में, 17, 71 और 7, ठीक है, ये आप याद रख लेंगे, 17, 71, 7 या 7, 17, 71, कैसे भी याद रख लो। तो मिनी रत्न को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 और 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है। ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स की बात कर रहे हैं हम, प्रॉफिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। इसमें भी वही है कि लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट होना चाहिए, प्रीवियस 3 ईयर्स जो है उनमें प्रॉफिट शो करना चाहिए। हैव जनरेटेड अ प्रॉफिट, उसके बाद जो प्रॉफिट है वो 30 करोड़ और उससे ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए इन वन ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, ठीक है। तो 30 करोड़ और उससे ज़्यादा का प्रॉफिट इनको करना चाहिए। शोन प्रॉफिट इन प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, इनको प्रॉफिट शो करना चाहिए। एंड हैव अ पॉजिटिव नेटवर्थ इन ऑल 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, ठीक है। तो इनको पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए थी, ये हमने बात की थी। तो पॉजिटिव नेटवर्थ हो और जो लास्ट 3 ईयर्स हैं उनमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रीवियस 3 ईयर्स, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, इनमें प्रॉफिट होना चाहिए प्लस इनका पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मिनी रत्न कंपनी होती है। अब मिनी रत्न कंपनी कौन सी होती है और कितनी है, तो 71, ये आपको याद रखना है, ओके, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। अब आपको ये तो पता चल गया कि कौन कौन सी महारत्न कंपनी है, तो आप बता दो कि कौन सी नहीं है। देखिए, ONGC महारत्न कंपनी है, बिल्कुल है। सेल थी, हाँ। IOC थी, हाँ, ठीक है। तो कौन सी नहीं है, HAL, ये नहीं है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। HAL हमारी महारत्न कंपनी नहीं है, ओके। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसके बारे में भी मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो HAL के बारे में भी आपको पता होगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये वीडियो भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।